तो हम लोग ने यहाँ पर बात करी थी क्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन के साथ में लगने की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। जब क्लोरीन हमारा एक्सेस में होता है तभी आपका, जब ये एक्सेस में होता है तभी आपका ये इसका फॉर्मेशन करता है, किसका? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि अपने आप में एक एक्सप्लोजिव होता है। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, तो हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारा अमोनिया जो रहता है वो अपने आप में क्या होता है? एक बेस होता है। क्या होता है? बेस। और अपने आप में कैसा बेस है? ये वीक बेस है। अमोनिया इज अ वीक बेस, इज वीक बेस। और वीक बेस होने की वजह से ये एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा एसिड्स के साथ में, यानी ये एसिड के H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? इट एक्सेप्ट। ये OH नेगेटिव नहीं देता है, बल्कि ये क्या करता है? इट एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम एसिड। ठीक है, H प्लस को ये आप प्रोटॉन भी कह सकते हो या हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हो। इट इज टर्म्ड एज प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन। H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो सिर्फ एक प्रोटॉन बचा कि नहीं? ओनली वन प्रोटॉन इज लेफ्ट इन H प्लस। न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, इसलिए इसे प्रोटॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटॉन कहा जाता है। तो ये आपका एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? जैसे हमने ये लिया NH3, रिएक्शन HCl के साथ कराई, तो इसके H प्लस को ले लेंगे और क्या बनाएंगे? NH4Cl। ठीक है, NH4Cl का फॉर्मेशन करेंगे। ये HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H प्लस ले लेगा तो क्या बना देगा? NH4 पॉजिटिव, और इसके साथ में कौन लग जाएगा? NO3 नेगेटिव। तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लिया इसने। किसका? अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लिया। अगर हमने H2SO4 के साथ में इसकी रिएक्शन कराई है तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? जैसे 2 H प्लस लेना है तो 2 अमोनिया ले लोगे, तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन करेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और एक बार फिर से मैं कहूंगा, ये आपकी एक बहुत स्पेशल रिएक्शन, इसके बारे में हमेशा पूछ लिया जाता है आपसे। क्या पूछ लिया जाता है? ये ऐसी कोई रिएक्शन बताओ जिसमें दो गैसेस रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करती हैं? एक सॉलिड का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं? सॉलिड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, व्हाइट सॉलिड। टू गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म व्हाइट सॉलिड। टू गैसेस reacts to form white solid। इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो आपका अमोनियम नाइट्रेट होता है, और अमोनियम क्लोराइड होता है, अगर हम इसका थर्मल डिसोसिएशन करते हैं, यानी हम इसे तोड़ते हैं, हम इसे तोड़ते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो ये टूटने पर क्या देता है? तो अमोनियम क्लोराइड देता है अमोनिया, और प्लस वापस क्या दे देता है? HCl। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जबकि अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ते हो तो ये टूटता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड में, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज, क्या नाम है इसका? नाइट्रस ऑक्साइड, जो क्या है? लाफिंग गैस है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया में हमने क्या कर दिया? पानी मिला दिया। ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर पानी मिलाया तो ये तुरंत किसका फॉर्मेशन करेगा? NH3 प्लस H2, ये इसका फॉर्मेशन करेगा। और ये क्या देगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है एसिड के साथ में जैसे अमोनिया करता था। बस फर्क ये है कि वहां अकेला सॉल्ट बनता था, यहाँ आपका सॉल्ट प्लस वाटर दोनों का फॉर्मेशन होता है। यानी ये बनाता है NH4Cl, और साथ में क्या बनाता है? H2। इसकी रिएक्शन अगर हमने किसके साथ कराई है? HNO3 के साथ कराई है, तो ये फॉर्मेशन किसका करेगा? NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा और
H2O। भाई OH H के साथ लग जाएगा, सिंपल सी बात है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई हमने किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो ये क्या करेगा? NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और दो H प्लस के साथ में लगकर दो H2O का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ aqueous solution of ammonia with soluble metal salt। soluble metal salt के साथ में कैसी रिएक्शन होगी? किसकी रिएक्शन होगी? सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया की, यानी अमोनिया में हमने पानी मिला दिया तो उनके साथ में। तो अब सॉल्युबिलिटी चार्ट तो आपको मालूम ही है, तो सॉल्युबल के साथ में ये रिएक्ट करेगा, इनसॉल्युबल के साथ में नहीं करेगा। क्यों? इनसॉल्युबल आयंस ही नहीं दे पाएंगे पानी के अंदर। तो जैसे हमने आपको बताया था सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट किस किस का सल्फेट सॉल्युबल नहीं होता है? लेड, बेरियम एंड सल्फेट के बारे में बात कर रहा हूं मेरे भाई, सल्फेट के बारे में। लेड का नहीं होता है, बेरियम का नहीं होता और कैल्शियम का नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो हमने FeSO4 लिया और इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी। तो देखो ये भी आयंस दे देगा और ये भी आयंस दे देगा। सॉल्यूशन तभी होगी जब दोनों आयंस देंगे। अब ये सॉल्ट अगर सॉल्युबल ही नहीं होगा तो आयंस नहीं देगा, और आयंस नहीं देगा तो रिएक्शन नहीं होगी। ये तो आपका आयंस में आपका टूट ही जाता है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। क्या करना है? अमोनियम सल्फेट बना देना है होल ट्वाइस SO4। तो दो अमोनियम चाहिए पड़ेंगे तो आगे 2 लगा दो। ठीक है, और यहाँ क्या बना दोगे? FeOH का होल ट्वाइस। अब आपको मालूम है सारी हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होती हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। ठीक है, तो FeOH का होल ट्वाइस का क्या बन जाएगा? तुम्हें PPT मिल जाएगा। किस कलर का PPT मिलेगा? Fe+2 फॉर्म में। तो कैसा मिलेगा? डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन PPT मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमने क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराई है, तो हमें ये मालूम है सारे के सारे क्लोराइड आपके क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट सिल्वर, मरकरी एंड लेड। और लेड क्लोराइड जो रहती है वो हॉट वाटर में सॉल्युबल है और कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है। मन के अंदर छाप लो ये चीज, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड, सिल्वर एंड मरकरी। ठीक है, ये दिमाग के अंदर छप जानी चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े तो निकल आए। तो बता FeCl3 सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सॉल्युबल है। तो ये भी टूट जाएगा और इसकी रिएक्शन हमने NH4OH के साथ कराई तो बिल्कुल वैसे ही होगा। यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया? अमोनियम क्लोराइड और क्या बन गया? FeOH का होल ट्वाइस। तो ये भी PPT बना लेगा। किस कलर का PPT होगा? अच्छा, होल थ्राइस। हाँ, किस कलर का PPT मिलेगा? रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा। अब 3 Cl के लिए यहाँ 3 लगाओगे तो यहाँ भी आपको 3 लगाना पड़ेगा। तो FeOH का होल थ्राइस आपको मिल गया और ये रेडिश ब्राउन PPT आपको मिला, रेडिश ब्राउन PPT मिला। ठीक है, फिर आपने लेड नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराई, PbNO3 का होल ट्वाइस और इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराई है। क्या बनाएगा भाई? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब ये NO3 2 है तो इधर 2 लगाओगे तो 2 आपको ये चाहिए पड़ेंगे और 2 OH PB के साथ लग जाएंगे। सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? हाइड्रोक्साइड फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की सॉल्युबल होती है, बाकी सभी इनसॉल्युबल होती है। कैसा PPT मिला? व्हाइट PPT मिलता है आपको। ये क्या मिलता है? व्हाइट PPT यहाँ पर आपको मिलता है। नहीं, ग्रे लेड मेटल होता है, लेड हाइड्रोक्साइड व्हाइट होता है। जिंक नाइट्रेट ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन करा दी हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बनेगा भाई? बोलो जल्दी से। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। NO3 2 बार है तो यहाँ 2 लगाओगे तो 2 बार अमोनिया चाहिए। 2 OH किसके साथ लग जाएंगे? जिंक के साथ लग जाएंगे। PPT मिलेगा। कैसा PPT मिलेगा? व्हाइट, जिलेटिनियस व्हाइट भी कह सकते हैं हम इसे, व्हाइट जिलेटिनियस जेल टाइप का PPT मिलता है। ठीक है, ये PPT आपको यहाँ पर मिल गया। CuSO4 ले लिया आपने, इसकी रिएक्शन करा दी है
अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ये क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट होल ट्वाइस SO4, और यहां क्या बनेगा, CuOH का होल ट्वाइस। कैसा पीपीटी मिला, ब्लू पीपीटी मिला। समझ में आ गई बात, नहीं आई है? ठीक है, तो देखो इन सबके कलर बिल्कुल अलग अलग मिल रहे हैं, पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन सबको यूज किया जाता है एज अ एनालिटिकल टूल, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइन, कैटाइन को पहचानने में इसका यूज किया जाता है। किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन सभी रिएक्शन में जरा नोट करो क्या दे रहा है, OH, और OH की वजह से ये सारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को छोड़कर ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, अपनी हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और सभी की हाइड्रोक्साइड क्या होती है, इंसॉल्युबल होती है, और जब इंसॉल्युबल होती है तो इसका मतलब इनका कलर भी अलग अलग होता है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को छोड़कर बाकी सबके आइडेंटिफिकेशन में आप इसका यूज कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइन में। भाई ये OH किसके साथ लग रहा है, इन मेटल्स के साथ ही तो लग रहा है, तो इन पे मेटल्स को पहचानने के लिए यूज किया कि नहीं किया हमने। तो हम ये कह सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइन, ये कैटाइन के आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है, कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है, इसीलिए बेंच रिएजेंट की तरह यूज करी जाती है, यानी लैब में अलग रखी रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट फॉर अमोनिया गैस एंड अमोनिया माइन। टेस्ट फॉर अमोनिया गैस एंड अमोनिया माइन, क्या टेस्ट होता है इनका। तो देखो भैया, सबसे पहली बात तो इसकी स्मेल से ही हम इसे पहचान सकते हैं, ठीक है, बाय शार्प कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब क्या होता है, ऐसी स्मेल और किसी में से नहीं आएगी, सिर्फ इसी में से आएगी, इसके ऐसी स्मेल और कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, पब्लिक यूरिनल्स में से जो स्मेल आती है। ठीक है, दूसरा टेस्ट ये होता है कि ये रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। टर्मरिक पेपर को क्या कर देगा, ब्राउन। टर्मरिक पेपर को क्या कर देगा, ब्राउन। टर्मरिक पेपर समझ गए, हल्दी वाला, हल्दी के कपड़े होते हैं, अगर आप मालूम पड़ा आप उसे साबुन से धोते हो, कोई व्हाइट आइट शर्ट है उसमें हल्दी लगी हुई है, अगर आपने उसे साबुन से धोया तो आप उसका कलर देखोगे कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। तो इसीलिए से इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन को ये पिंक कर देता है क्योंकि ये बेसिक है। फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन एसिड में कैसा रहता है, कलरलेस, और बेसिक में कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। ब्राउन की क्या स्पेलिंग, BROW। ठीक है भाई, फिर और क्या टेस्ट होता है इसका, अमोनिया अगर कहीं पर मौजूद है, आपको टेस्ट करना है, जुकाम हो गया, अमोनिया की स्मेल ही नहीं आ रही, पहली बात तो स्मेल से ही समझ जाओगे, जुकाम हो गया स्मेल नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, एक रॉड को डिप करोगे किसमें, HCl में, और जैसे ही उसके टच में लेकर आओगे तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिल जाएंगे, किसके, अमोनियम क्लोराइड की। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है, हाँ मिथाइल ऑरेंज से भी दिखा सकते हो आप इसके। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से पास कर दें अमोनिया को। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमने जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, CuSO4 सॉल्यूशन लिया, ठीक है, तो जैसे ही हमने ये सॉल्यूशन लिया तो इसका कलर कैसा रहता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है, और इसमें अगर हमने अमोनियम गैस पास कर दी तो यहां पर ब्लू पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही हमने CuSO4 के सॉल्यूशन में हमने NH3 को डाला, तो NH3 सबसे पहले तो पानी के साथ में रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। भाई इसका सॉल्यूशन ही तो लिया है आपने, इस सॉल्यूशन में पानी होगा कि नहीं होगा, तो अमोनिया रिएक्ट करके सबसे पहले क्या किसका फॉर्मेशन कर लेगी, NH4OH का, और यहां तुरंत
NH4 का होल ट्वाइस SO4 का फॉर्मेशन होगा और साथ में CuOH का होल ट्वाइस मिल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्लू PPT मिल जाता है। क्या मिल जाता है, अमोनिया गैस पास करने पर, क्योंकि सॉल्यूशन तो पहले से है ना, उसमें जो पानी रहता है उसके साथ में पहले अमोनिया अपनी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और अगर हमने इस अमोनिया को और कस के पास किया, व्हेन अमोनिया इज पास्ड इन एक्सेस, अगर हमने एक्सेस में पास किया तो यही ब्लू PPT का सॉल्यूशन फिर से क्या बना लेगा, ये आपका ब्लू सॉल्यूशन बना लेगा, यानी फिर से सॉल्युबल हो जाएगा ब्लू सॉल्यूशन। अगर NH3 को एक्सेस में लिया तो यहाँ पर PPT डिजोल्व हो जाता है। कौन सा PPT, ये वाला ब्लू PPT डिजोल्व हो जाता है और ये क्या बना लेता है, ब्लू सॉल्यूशन। क्यों बना लेता है, क्योंकि ये CuNH3 का होल 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसकी वजह से ये सॉल्युबल कर देता है। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो टेस्ट होता है वो ये होता है कि अमोनियम सॉल्ट अगर कोई मौजूद है, अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, तो अगर इसे हम वार्म करते हैं, वार्म विथ एल्कली, एल्कली के साथ वार्म करेंगे, एल्कली यानी कि ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, इट गिव्स अमोनिया गैस। ये क्या देता है, अमोनिया गैस देता है। कैसे, देखना है यहां पर, जैसे हमने ये ले लिया, कोई भी सॉल्ट ले लिया, अमोनियम सल्फेट ले लिया, समझ में आ रही है बात, और हमने से एल्कली, कोई भी एल्कली डाल दिया, हमने NaOH डाल दिया या QH डाल दिया, तुरंत क्या होगा, Na2SO4 का फॉर्मेशन होगा, तो भैया ऐसे 2 लगा लो। OH किसके साथ लग जाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट की साइड में क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये टूट कर क्या दे देगा, NH3O प्लस H2O, और यही अमोनिया की स्मेल आने लगती है, गिव्स अमोनिया गैस। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो क्या होता है कि अमोनियम सॉल्ट ब्राउन कलर को प्रेसिपिटेट बनाते हैं नेस्लर रिएजेंट के साथ। अगर हमने किसी अमोनियम सॉल्ट को ले लिया और इसमें हमने डाल दिया नेस्लर्स रिएजेंट या सॉल्यूशन, नेस्लर्स रिएजेंट या सॉल्यूशन, जो क्या होता है, जो कि होता है K2HgI4, ठीक है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड बोलते हैं, जिसमें हम QH को डाल देते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको मिलता है ब्राउन PPT। क्या मिलता है, ब्राउन PPT का फॉर्मेशन होता है, ये इसका टेस्ट है, ठीक है। ब्राउन कलर भी मिल सकता है या PPT भी मिल सकता है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ अमोनिया। जो लिक्विड अमोनिया होती है, इसे यूज किया जाता है एज रेफ्रिजरेंट। लिक्विड अमोनिया यानी कि बिना पानी की, जैसे हम प्रेशराइज करके लिक्विफाई करते हैं, ठीक है, एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट यानी कि रेफ्रिजरेटर में किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए, इन आइस प्लांट, घर वाले रेफ्रिजरेटर में नहीं, आइस प्लांट में इसका यूज किया जाता है। हाँ, क्यों, इसलिए कि अमोनिया गैस को अगर वेपराइज होना है तो ये खूब सारी हीट खींचेगी, बिकॉज, समझना यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अमोनिया, कौन सी अमोनिया, लिक्विड वाली अमोनिया। अब लिक्विड वाली अमोनिया को क्या बनना है, गैस, और गैस बनना है तो ये हीट खींचेगी कि नहीं। पानी को गैस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हीट देते हैं इसे। हीट तो हमने पानी को तो नहीं दी, हमने तो बर्तन को दी है, जिस बर्तन में हम उसे गर्म कर रहे हैं उसे हमने हीट दी है, पानी ने उसमें से हीट खींच ली है और ये उड़ने लगा, ठीक है। अमोनिया को उड़ाने के लिए आपको किसकी जरूरत नहीं है, आपको हीट करने की जरूरत नहीं है, वो अगल बगल से हीट ले लेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो ये अगल बगल से ही क्या कर लेता है, हीट ले लेता है। बात समझ आई है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, क्या बताया था मैंने,
-33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था? हाँ, अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये था -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब देखना, लिक्विड अमोनिया टेक्स अ लॉट ऑफ हीट। तो अभी जो टेम्परेचर है ये तो कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा उसके लिए। ये टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है उसके लिए। मतलब ऐसे ही है कि जरा सोचो, आप एक ऐसे ग्रह पर चले जाओ जहां टेम्परेचर कितना हो, सपोज करो 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो वहां तुम नॉर्मल पानी लेकर गए तो पानी अपने आप ही बॉयल होने लगेगा कि नहीं? तो वहां आपको क्या हीट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो ऐसे ही वो वाला देश या वो वाली अर्थ कौन बन गया? अमोनिया के लिए बन गया, यही वाला टेम्परेचर बन गया, क्योंकि ये इसके बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ऊपर है ये टेम्परेचर भाई, -33.5 डिग्री। और अभी कितना टेम्परेचर है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हो गया, इससे बहुत ही ज्यादा हो गया। आइस भी जमाओगे तो कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब हमें आइस खूब सारी जमानी है और जल्दी जल्दी जमानी है, तो हम क्या करेंगे? लिक्विड अमोनिया को लेंगे और वाटर के टच में ले आएंगे, तो वो वाटर में से भी हीट का विड्रॉल कर लेगा उड़ने के लिए। और वाटर में से हीट का विड्रॉल कर लेगा तो वाटर जल्दी जम जाएगा कि नहीं? उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा वाटर का। तो लिक्विड अमोनिया टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वेपराइज। वेपराइज होने के लिए इसे खूब सारी एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए? 5700 कैलोरी पर मोल। एक मोल, ठीक है, एक मोल जो रहता है, एक मोल कितने के बराबर होता है? एक मोल का मतलब होता है अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट, और उसमें ग्राम लगा दो। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 17। तो 17 ग्राम अमोनिया -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी कैलोरी हीट लेती है। सिर्फ 17 ग्राम इतनी हीट निकाल लेती है, जिसकी वजह से पानी जो रहेगा वो अपनी पूरी हीट को दे देगा, या जो भी सराउंडिंग बॉडी रहेगी वो अपनी पूरी हीट को दे देंगे, और ये अमोनिया उस हीट को लेकर उड़ जाएगी और वो बॉडी ठंडी हो जाएगी। ठीक है ना? दिस हीट इज टेकन फ्रॉम सराउंडिंग बॉडी which are consequently cool down। मतलब इसकी हीट लेने की वजह से ये क्या हो गए? इसकी वजह से आपके ये ठंडे हो गए। ठीक है, तो इसे यूज किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट। यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, बेटा वो आप पढ़ोगे सॉल्यूशन चैप्टर में जब 12th तक पहुंचोगे कि ये क्या इफेक्ट डालता है। एक्चुअल में किसी भी चीज को अगर हम दूसरे सॉल्यूशन के अंदर मिलाते हैं, किसी भी चीज को, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री पर, आपने नमक मिला दिया तो अब ये -10, नमक के हिसाब से आपने कितना नमक मिलाया और कैसा नमक मिलाया, उसके हिसाब से ये आपका और नीचे जाकर और कम टेम्परेचर पर आपकी ये फ्रीज होने लगेगी। हाँ, तो इसने क्या कर दिया, जब और कम टेम्परेचर पर फ्रीज होने लगी तो इसका मतलब इसने अपनी मैक्सिमम हीट निकाल चुका है। ठीक है, तो जो मेन रेफ्रिजरेंट आजकल के यूज होते हैं तो आपको मालूम है उनमें क्या होता है? CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, इसलिए इसे क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। ठीक है,
हाँ, पार्टी स्प्रे वगैरह में भी यही होता है, CF2Cl2। और देखो फ्रिज तो सभी के घर में होते थे, तो हर घर आपका ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन देता था। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जब इस पर यूवी रेस पड़ती हैं, कौन सी रेस पड़ती हैं? अल्ट्रावायलेट। तो ये क्या होता है? CF2Cl में कन्वर्ट हो जाता है, और Cl ये आपका एक फ्री रेडिकल देता है। क्या देता है? फ्री रेडिकल देता है। और क्लोरीन का सिर्फ एक फ्री रेडिकल, बात समझ आ रही है? सिर्फ एक फ्री रेडिकल करोड़ों मॉलिक्यूल्स ओजोन के तोड़ सकता है। ये Cl फ्री रेडिकल यहां पर जाएगा और ओजोन के ऊपर अटैक करेगा, और ओजोन के ऊपर अटैक करेगा तो ये ClO बनाएगा और प्लस O2 उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। तो ओजोन का डिप्लीशन हो गया। क्या हो गया? डिप्लीशन हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो भाई। ठीक। और फिर ये क्या करेगा? फिर इसमें से जितने भी आपके जो ClO बनता है यहां पर, ये ClO फर्दर ऑन नेसेंट ऑक्सीजन को पकड़ता है, और ये Cl और प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। और ये फिर से क्या हो गया? देखो आजाद हो गया कि नहीं हो गया? इसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ये एक बार फिर से आजाद हो गया, और जब एक बार फिर से आजाद हो गया तो फिर ये जाकर अटैक करेगा, किसी दूसरे आपके मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। तो तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा। अब हर घर के हर फ्रिज में से आपको ये निकलने दो। तो इसीलिए ओजोन का डिप्लीशन बहुत तेजी से हुआ था। हालांकि अब तो हील होने लगी और पूरी तरीके से कुछ सालों में हील हो जाएगी ओजोन लेयर। ठीक है, और अब CFC को बैन कर दिया गया। ठीक है, CFC का सॉरी ओजोन लेयर का काम क्या रहता है? ये अर्थ एटमॉस्फेयर के 16 किलोमीटर अबव हाइट पर है, और ये अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ के अंदर नहीं आने देती है। ठीक है, तो अब CFC की जगह हम किसका यूज करने लगे? अमोनिया का। इंस्टेड ऑफ CFC, ammonia is used। ये डिप्लीट नहीं करती है ओजोन लेयर को, ठीक है ना, और ना ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। डू नॉट डिप्लीट ओजोन लेयर। ये कभी कभी पूछा जाता है, व्हाई अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, डू नॉट डिप्लीट ओजोन लेयर, ठीक है, एंड डू नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एज इट इज, हाँ, इको फ्रेंडली। ठीक है भाई, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है आपकी। यस। इट यूजेस लेस इलेक्ट्रिसिटी। ये सब थर्मोडायनेमिक क्वालिटीज की वजह से होता है। ठीक है ना, और कभी लीक होगा तो आपको मालूम चल जाएगा, ड्यू टू अमोनिया स्मेल। ड्यू टू अमोनिया स्मेल, अमोनिया की स्मेल की वजह से द लीक्स आर रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, और अगर ये लीक भी होगी तो ये बहुत लाइटर गैस है, तो ये ऊपर एनवायरमेंट में चली जाएगी, बहुत ऊपर चली जाएगी, तो किसी भी चीज को हार्म नहीं करेगी। ड्यू टू बीइंग लाइटर, it goes up in atmosphere। ठीक है, सो नॉट अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, पर इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? ये कॉपर के साथ में रिएक्ट कर जाती है,
ठीक है, इट रिएक्ट्स विथ कॉपर, कॉपर के साथ में रिएक्ट कर जाती है। और कॉपर एक बहुत अच्छा मटेरियल होता है, ठीक है। तो पहले कॉपर के वायर्स यूज होते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो वो एनवायरमेंट से अच्छा हीट एक्सचेंज करता था, ठीक है। इसलिए कॉपर को यूज किया जाता था जब सीएफसी वगैरह मौजूद थे। पर इस जहां पर भी अमोनिया यूज होगी तब वहां कॉपर के पाइप्स यूज नहीं होंगे। पाइप्स, रेफ्रिजरेटर में जो पीछे पाइप चलते हैं ना, वो मेनली आपके किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं। तो अब कॉपर के साथ में ये रिएक्ट कर जाती है, तो इसलिए अब जहां अमोनिया यूज करोगे तो वहां आप कॉपर के पाइप्स को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट रिएक्ट्स विथ कॉपर, so it cannot be used in systems with copper pipe, ठीक है। और देखो जब हाई कंसंट्रेशन में होती है तो ये पॉइजनस होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ भी नहीं बोलो बेटा। अमोनिया को अपन ऐसे भी सूंघ सकते हैं, बहुत हाई कंसंट्रेशन में पॉइजनस होगी क्योंकि ये हार्ट स्टिमुलेंट होती है, बहुत ज्यादा लेने पर डेथ होती है, ठीक है ना। वैसे ही भाग जाओगे थोड़ी बहुत सूंघोगे तो भी, ठीक है। इट इज यूज्ड इन it is used as laboratory reagent। क्यों यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, बिकॉज इट मेक्स, अभी तो समझाया था, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स मोस्ट ऑफ विच आर इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, सो फॉर्म प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट के कलर से हम मेटल्स को पहचानते हैं, ठीक है। एक्वस अमोनिया NH3 ये इमल्सीफाई करती है या डिसॉल्व करती है। इमल्सीफाई मतलब होता है बिल्कुल गला देना, इमल्सीफाई और डिसॉल्व्स फैट। तो इस प्रॉपर्टी का अपन क्या यूज करेंगे, फैट या ग्रीस, ठीक है। तो कपड़ों में जो दाग लग जाते हैं, खाने आने के दाग लग जाते हैं, किसी सूट में लग गए, महंगे सूट में, तो आप लॉन्ड्री पर डालते हो ना उसे, है ना। आप कहते हो भाई ये साफ कर दो, तो वो लोग कैसे साफ करते हैं, तो वो ये जानते हैं कौन से दाग के लिए कौन से केमिकल को यूज करना है, ठीक है। तो बड़े आसानी से उसे वो छुड़ा देता है। सो यूज्ड टू रिमूव ग्रीस एंड प्रेस्पायरेशन, मतलब आपकी देखो गर्मियों में क्या होता है, खूब पसीना निकलता है, खूब ऑयल भी तो निकलता है हमारी स्किन से, वो ऑयल भी जमा हो जाता है हमारे कपड़ों में, उसे साफ करने के लिए भी आप इसका यूज करते हो। स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ, ठीक है। साथ में फॉर क्लीनिंग टाइल्स एंड विंडोज, खिड़कियां वगैरह जो रहती है, जैसे किचन की खिड़की में अपन खाना बनाते हैं तो काफी तेल उड़ता है, अगर आपका क्या नहीं लगा हुआ है, वेंटिलेशन नहीं लगा हुआ है, आपका वेंटिलेशन हुड नहीं लगा हुआ है, ठीक है, एयर फ्लो हुड जिसे हम लोग कहते हैं, अगर वह नहीं लगा हुआ है तो फिर वो पूरे में आपका खिड़कियों में क्या जमा देगा, अच्छी अच्छी मोटी परत जमा देगा ऑयल वगैरह की, तो उसे साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम उसे भी क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं इससे ही, ठीक है। टाइल्स और विंडोज को साफ कर सकते हैं अमोनिया के सॉल्यूशन से, ठीक है। इसका यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में मेन चीज क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, तो इसकी वजह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कौन कौन से, जैसे अमोनियम सल्फेट,
अमोनियम सल्फेट, डायमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जिसे डीएपी कहते हैं। डीएपी बहुत अच्छी खाद होती है, इसकी छोटी छोटी सी काली काली सी गोलियां आती हैं, 2-4 ही डाल दोगे, मतलब वैसी ग्रेश टाइप की होती है। 2-4 ही प्लांट में आप डाल देते हो, छोटे से प्लांट में, गमले में, तो बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ने लगता है। कौन? प्लांट। ठीक है, डीएपी में। इसे अपन बोलते हैं डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये सब क्या है? फर्टिलाइजर है। अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 एंड यूरिया। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। अमोनिया लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 150 ATM प्रेशर पर, तो ये आपका यूरिया में कन्वर्ट होता है NH2CO NH2 और प्लस H2 में। जैसे मैंने आपको बताया था यूरिनल्स के अंदर यूरिया टूटकर अमोनिया बनाता है, उसकी जस्ट ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, कुछ एक्सप्लोजिव्स, तो मैंने आपको बताया था अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, ये एक एक्सप्लोजिव है। क्या है? एक्सप्लोजिव है। क्यों एक्सप्लोजिव है? जैसे इसमें आग वगैरह लगेगी तो ये अपनी नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन करता है, और ये सारी गैसेस होती हैं, और ये गैसेस बड़ी तेजी से बनती है, इसलिए अगर क्लोज कंटेनर के अंदर रखी जाए तो इसे फाड़ देंगे और एक्सप्लोड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3, इसे फेंट पर्सन को रिवाइव करने के लिए, कोई आदमी बेहोश वगैरह हो जाता है तो उससे उसके लिए इसका यूज किया जाता है। यूज्ड टू रिवाइव फेंट पर्सन। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का यूज होता है ड्राई सेल्स में, इन ड्राई सेल्स, ड्राई सेल्स को बनाने में। ठीक है भाई, तो बस इतने ही आपके ये यूजेस हैं। कुछ नायलॉन, रेयन और सोडियम सिनेमाइड प्लास्टिक डाइज, इन सबको बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में इसका यूज होता है। नाइट्रिक एसिड में हम अमोनिया को एज नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया को हम यूज करते हैं, तो ये नाइट्रिक एसिड में हम बताएंगे आपको। ठीक, और ये चैप्टर फिनिश।